गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और एक बार फिर से हम लोग आज से फिर साउथ अमेरिका के मैपिंग का पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैपिंग के पार्ट को हम लोग को लेकर चलना है, तो आज से स्टार्टअप करते हैं फिर से। बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं चल पाई क्योंकि थोड़ी मैंने जैसे कि बताया था कुछ बच्चों की जानकारी में भी था। एक बार आपके कमेंट को मैं लगा लेता हूँ। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके बताएंगे तेजी से। हाँ, 1 1 1 1। आवाज़ सही आ रही है? 2 लाइव हुआ है, 1 लाइव हुआ है? कौन सा लाइव हुआ है? ये 2 है। 1 लाइव हुआ, 2 लाइव हुआ है? अरे यार। वो दोनों का लगता है की भेज दिया होगा, मुझे लग रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये लगता है कि हमारे दुर्गेश भाई थोड़ा सा मिस कर गए हैं आज। उन्होंने 2 का की भेज दिया है 1 की जगह पर। तो अच्छा, इस पर सब लोग जुड़ जाइए। अभी कई सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि 1 पर जुड़े हुए हैं, तो 2 वाली आज चल गई है, उसको मैं सही करवा दूंगा बेसिकली। ओके, वो सही हो जाएगा। अरे क्या है यार। हाँ, तो मैं जरा सा कमेंट सही कर रहा हूँ। अरे अब क्या ही बताया जाए, ये 2 वाली ही ओपन हो गई। 1 भी था, 2 भी था। लगता है कि मैंने 2 वाली को आज ही कुछ बच्चे 9 पर वेट कर रहे हैं, 1 पर वेट कर रहे हैं, 9-10 बच्चे। और 10-20 बच्चे इधर दिख रहे हैं। तो पहले मैं इन्हीं को बोल देता हूँ कि सभी 2 वाले पर आ जाइए। अरे कमेंट कहाँ से जाएगा भाई? अब जाएगा। चलिए कोई नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक मेरी से ही हो गई है। जो लाइव हो गया उसी पर हम लोग आ जाते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल, आदित्य, रेनू, प्रियंका, पुष्पा, नमित, मुस्कान, वैभव, शिवम। ओके। सो ये एक बार मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है ना कि ये पार्ट 1 ही रहेगा। वो मेरे से थोड़े से मिस्टेक हो गया है, या फिर हमारे जो अ, दुर्गेश भाई है उन्होंने 1 और 2 दोनों भेजा होगा, तो मुझे ध्यान नहीं दिया, मैंने 2 लगा दिया होगा। कोई बात नहीं है। 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी एक्चुअली। थोड़ी सी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो उस कारण से मैं थोड़ा बाहर था। कुछ बच्चों की जानकारी भी थी। तो सब मोहमाया है, जीवन में जो आया है उसको जाना है। और इन्हीं कारणों से मैं 2 दिन नहीं था आप लोगों के साथ में। दीप शिखा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल चेंज हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लो पहले तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा सभी बच्चों को, वो चेंज हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कि हम लोग का जो टॉपिक जो चल रहा था वो साउथ अमेरिका का टॉपिक चल रहा था। मैंने आप लोगों के लिए रैपिड फायर का क्वेश्चंस रखे हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही साउथ अमेरिका का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तो इसके टॉपिक फिनिश होते ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। मैं बिल्कुल चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू हम लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो साउथ अमेरिका के टॉपिक को जो हमने स्टार्ट किया था, एक बार 23 से सही बच्चे जुड़ जाइएगा। कमलेश, एकता, शाहरुख। ओके, शाहरुख जी भी आए हैं। अब तो तबीयत अच्छी होगी शाहरुख तुम्हारी, उम्मीद करते हैं। सरोज, योगेश, रॉकी,
संदीप, या एग्जैक्टली संदीप एमपीपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, इन सारे एग्जाम्स को आप इससे कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, तो अरे हाँ, बड़ी ही परेशानी थी मेरे भाई, तो 2 दिन तो ऐसे गुजरा, क्या ही बताया जाए। हाँ, फूल सीखा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग अपने पॉइंट पर मूव करते। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ब्राजील का टॉपिक स्टार्ट किया था, ब्राजील का टॉपिक स्टार्ट हो गया था आप लोगों के साथ में, और ब्राजील में हम लोगों ने इस स्लाइड तक हम लोग यहां तक पहुंचे थे। हाँ, यही वो स्लाइड था जो लास्ट स्लाइड था अपना, या फिर मेरे हिसाब से आज हमें यहां से स्टार्ट करना है। तो ब्राजील के टॉपिक पर हम लोग आ चुके थे। आज हम लोग फिजिकल के पार्ट को भी स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिकल भौतिक सेक्शन को भी आज हम लोग यहां पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक बार सभी इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इवेंट जो है ये दूसरा इवेंट स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी पता नहीं चल पाएगा, इसको मैं सही करवा दूंगा। ओके, तो यहां पर आ रहा है सबसे पहला पॉइंट आपके सामने में, साओ पौलो। देखिए, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश भी यहां पर आपके सामने में है और हिंदी भी आपको दिया गया हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि दोनों मीडियम को हम लोग लेकर चलेंगे, और जैसी कि अपनी क्लासेस एप्लीकेशन पर चलती रही है बाइलिंगुअल, बहुत सारे चीजों को कंसेप्ट भी मैं बताता चलूंगा आप लोगों को, ठीक है, कंसेप्ट भी आप लोगों के साथ में चलता चलेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आया है साओ पोलो और सेंटोस। देखिए, अगर हम लोग ब्राजील की बात करते हैं, तो ब्राजील के बिल्कुल तटीय भाग में जो सिटी है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटोस, और इस भाग में एक सिटी हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं साओ पोलो। साओ पोलो और सेंटोस, सेंटोस जो है ये अटलांटिक ओशियन के तट पर आपको एक शहर देखने को मिल रहा है। तो साओ पोलो जो है ये बेसिकली कॉफी के प्रमुख उत्पादक है, कॉफी के लिए फेमस है। यहां से क्वेश्चन बनता है, साओ पोलो किसके लिए फेमस है? कॉफी के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। दूसरी चीज जो सेंटोस है, दैट इज द कॉफी पोर्ट। अब देखिए, इतना कॉफी का उत्पादन यहां पर हो रहा है कि मैक्सिमम क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करेगा। तो एक्सपोर्ट आखिर कहां से करेगा? कोई एक पोर्ट सिटी होगा तभी वो एक्सपोर्ट कर सकता है बेसिकली। तो कॉफी का एक्सपोर्ट कहां पर हो रहा है? वो पोर्ट सिटी से होगा। तो सेंटोस इज द व्हाट? द कॉफी पोर्ट। हाँ, और ये साओ पाउलो का क्या हो गया? आउटपुट। इसी रीजन का ये क्या हो गया? तो आउटपुट हो जाता है, बाहरी क्षेत्र जो कि इस सिटी का पतन का क्षेत्र हो जाएगा। देन एक पॉइंट यहां पर है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ब्राजील दुनिया का एकमात्र वाणिज्यिक उत्पादक है, कमर्शियल है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। देन आया है आपके सामने गैसोहोल। गैसोहोल जो है, ब्राजील की 40% कारें जो है वो गैसोहोल से ही चलती है। गैसोहोल में हम लोग क्या करते हैं? इथेनॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इथेनॉल का प्रयोग होता है। और देन एक यहां पर एक ये मैं मिस कर गया हूं, ये अलग पॉइंट है, सांबा और लंबाडा। आपने देखा होगा कि ब्राजील में कई बार लोग सांबा वगैरह चलाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। आपने खासकर फुटबॉल वगैरह में सांबा वगैरह को देखा होगा, ठीक है। तो ये सांबा और लंबाडा क्या है? तो ब्राजील का नृत्य रूप है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फजेंडाज क्या? अब जैसे ये कॉफी का प्रमुख उत्पादन है, चीजों को समझिएगा कि ये जो रीजन है ये कॉफी का रीजन है, कॉफी का यहां पर प्रोडक्शन होता है। अब समझिए कि कॉफी के बागान है, यहां पर कॉफी के बागान है, तो बागान को हम लोग क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। चीजों को समझिएगा, कॉफी के बागान को हम लोग क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाया जाता है कि यहां की मृदा कौन सी है, सॉइल कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार बनाया गया है कि ये सॉइल कौन सा है, तो यहां पर आपका जवाब आ जाएगा आगे टेरा रॉक्सा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, टेरा रॉक्सा सॉइल यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग ब्राजील के मैप को अगर देखेंगे, एक मैप यहां पर हमें लगाना होगा बेसिकली। ब्राजील के अगर हम लोग मैप को यहां पर अगर देखते हैं, आइए ब्राजील के मैप को लेकर आता हूं जरा सा। देखिए,
अब ये जो पॉइंट जो आपके सामने में आ रहा है, देखिए यहां पर ये साओ paulo का रीजन यहां पर है, और ये सेंटोस वाला भाग जो हो जाता है बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे हो जाता है। ये वाला आपके सामने में कौन हो जाएगा, सेंटोस हो जाएगा। तो ये जो रीजन है ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में आता है, बेसिकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ये। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और यहां पर जो एक मृदा भी आपको देखने को मिल रही है, वो मृदा कौन सी है, तो टेरारोक्सा। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। टेरारोक्सा ये सॉइल का नेम है। ठीक है, टेरारोक्सा ये सॉइल का नेम है। ठीक, हाँ, क्लियर पॉइंट। वैदेही जी भी आज जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्णा, अंकिता, एकता, ओके। आइए, तो नेक्स्ट जो देख रहे हैं अभी, खनिज की बात अगर करते हैं तो खनिज में लौह अयस्कों का खनन शहर बेसिकली यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और दो तीन नाम यहां पर आपके सामने है, मिनास गिरास, इताबिरा और कराजास। मिनास गिरास, इताबिरा और कराजास, ये ध्यान रखिएगा। मिनास गिरास, इताबिरा और कराजास। मिनास गिरास जो है ब्राजील का सबसे धनी राज्य में भी सम्मिलित किया जाता है। देन आ रहे हैं पॉइंट यहां पर, इसका मैं, ये इंग्लिश आपके सामने में है, इसी का हिंदी में आपको यहां पर लेकर चल रहा हूं। हिंदी यहां पर आपके सामने फिर से ब्राजील का आ रहा है, सुगर लोफ माउंटेन। आपने क्राइस्ट डी रीमर का नाम सुना होगा। ठीक है, क्राइस्ट डी रीमर, रियो डी जनेरियो का नाम सुना होगा। किसी ने मूर्ति देखी है, मूर्ति एक इस प्रकार से हाथ किया हुआ क्राइस्ट डी रीमर का मूर्ति होता है रियो डी जनेरियो में। वहां पर सुगर लोफ माउंटेन से ये क्वेश्चन आपको बना हुआ है। ब्राजील में टेरारोक्सा, ये आगे आपके सामने में, ब्राजील में टेरारोक्सा जो है कॉफी के पौधों के लिए उपयुक्त लाल मृदा होती है, टेरारोक्सा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेरारोक्सा है। इंग्लिश वाली स्लाइड भी आपके साथ साथ में है, ध्यान रखिएगा प्रिंस, इंग्लिश के भी स्लाइड है, सेम चीज है। सुगर लोफ माउंटेन यहां पर रियो डी जेनेरियो ब्राजील। टेरारोक्सा सॉइल है, रेड सॉइल सुटेबल फॉर कॉफी प्लांट इन ब्राजील। कोकोआ आर मोस्टली ग्रोन अप इन टेरारोक्सा सॉइल इन ब्राजील। ये सब कुछ पॉइंट यहां पर आपको दिए गए हैं। सेकेंड लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग कंट्री इज ब्राजील। ये आपको अपने नोट्स बना लेने हैं, नोट्स में आपने लिख लेने हैं। अमापा माइंस से रेगुलर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, यहां पर आपको यूपीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, अमापा माइंस। आप देख लीजिएगा उठाकर, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। सो फेमस फॉर मैग्नीज एंड द लार्जेस्ट मैग्नीज माइंस ऑफ द वर्ल्ड भी है। आयरन माइंस आपके सामने इताबिरा, मिनास गिरास, कराजास हो गया। और मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री भी आपका कौन सा हो गया, तो ये भी आपको साउथ अमेरिका में बात करेंगे तो ब्राजील। एंड कॉफी रेलवे, कॉफी रेलवे किसको जोड़ेगा, तो साओ पोलो को सेंटोस से जोड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। यही चीज आपको हिंदी में भी सेम यहां पर दिया गया हुआ है। अमापा खान, ये माइन बोले तो क्या हो जाएगा, खान जो होता है, खनन क्षेत्र जो होता है, खदान जो होता है, तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहां से लोहे की खदानें, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इताबिरा से क्वेश्चन ना हो, मिनास गिरास से क्वेश्चन ना हो और कराजास से क्वेश्चन ना हो, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा वैदेही जी, इसको आप अपने कहां से, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, पीडीएफ आपके डाउनलोड होने चाहिए। ठीक है, मुस्कान ध्यान रखिएगा, मिनरल्स वाले दो पॉइंट यहां पर है, अमापा खान और लोहे की खदान। यहां पर मैग्नीज और लोहे की बात की जा रही है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादक देश भी आपको ब्राजील हो जाएगा। और कॉफी रेलवे कहां से कहां चलती है, तो साओ पोलो से सेंटोस के मध्य में चलती है, साओ पोलो से सेंटोस। ये सारे के सारे शुभम जी, ये सब के सब ब्राजील की ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जब ऊपर ब्राजील लिखा है दैट मीन्स कि हम लोग अभी ब्राजील कंट्री में, ये सब कुछ फेमस क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्ट यहां पर दिए गए हुए। ठीक है, और ये इताबिरा, मिनास गिरास, कराजास, ये बिल्कुल शहरों के नाम है। फूल कुमारी जी, वेरी नाइस। ठीक, हाँ, पीडीएफ का फुल फॉर्म देखकर यहां पर राज ने लिखा है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल मिलेगा।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है आपको यहां पर। आइए नेक्स्ट जो आपके सामने में आ रहा है वो अर्जेंटीना आ रहा है। अब देखिए अर्जेंटीना से कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने बन रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। हम लोग जो चल रहे हैं एकदम टू द पॉइंट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इतना कि आपके सारे क्वेश्चंस बन सके। मेन चीज यही है, ठीक है, मेन यही चीज है। तो देखिए ब्यूनस आयर्स जो है कैपिटल इज ऑन द बैंक ऑफ रियो डी ला प्लाटा। आपको अगर मैं चर्चा करूं तो पूरे साउथ अमेरिका में अमेजन नदी के बाद जो सिस्टम, जो रिवर सिस्टम जो सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है वो पराना, उरुग्वे, पराग्वे, ये सब नदियों का ज्वाइंट सेक्शन आपको रियो डे ला प्लाटा में आपको जाकर देखने को मिलता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है अमेजन नदी के बाद, ठीक है, क्लियर पॉइंट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग कंट्री कौन सा है? तो ये आपके सामने में आ रहा है अर्जेंटीना। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अब यहीं पर कुछ चीजें और भी आएंगी जो इनके जो हाईली मैकेनाइज्ड, अगर हम लोग हाईली मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस की अगर बात करते हैं, हाईली मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीगोरिफिकस, ठीक है, ये स्लॉटर हाउस है, ये बूचर खाना है। कभी आपसे अगर यहां से क्वेश्चन बन जाए तो ये भी लिख कर रखिएगा, बूचर खाना है, हाईली मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस है ये, ठीक है, हाईली मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस है फ्रीगोरिफिकस, ये बूचर खाना होता है। और अर्जेंटीना जो है ये किसको, यूरोपियन कंट्री को मोस्टली एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट टू यूरोपियन कंट्री, ये लिख कर रखने की जरूरत, एक्सपोर्ट टू यूरोपियन कंट्री। अभी आगे जब रिवर पे आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, रिवर वाले पे, ठीक है। व्हीट इज द चीफ क्रॉप्स ऑफ द पंपास इन अर्जेंटीना कॉल्ड द व्हीट क्रेसेंट। व्हीट क्रेसेंट यहां पर दिया गया, मतलब गेहूं की अर्धचंद्राकार यहां पर एक क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि पंपास का क्षेत्र होता है, इसको हम लोग गेहूं क्रेसेंट कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको यहां से बन जाता है, गेहूं क्रेसेंट। और एक यहां पर आया है वैलेड्स प्रायद्वीप, ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए अर्जेंटीना वाले में दिख जाएगा आपको, वाल्देस पेनिनसुला हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है, इस वाले में होगा, ठीक है। ये जो रीजन जो आप जो देख रहे हैं वाल्देस पेनिनसुला वाला रीजन आपके निचले भाग में, यहीं पर एक क्षेत्र आपको हो जाता है कौन सा, इस वाले रीजन में बाहिया ब्लैंका। आगे मैं लिखवाऊंगा आगे आपको एक पॉइंट, यहां पर बाहिया ब्लैंका का रीजन है ये, ठीक है, बाहिया ब्लैंका, जहां पर पूरे साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना की इस पूरे भाग में सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी, ठीक। बूचर खाना क्या होता है, अरे जहां पर जनरली आप लोग देखते हैं ना, जैसे कि अरे वो क्या बोलते हैं, कटाई उटाई जो की जाती है पशुओं की, उसी को बूचर खाना कहते हैं ना, वही बूचर खाना होता है। और क्या होता है, हाँ, सुगर लोफ माउंटेन जो है रियो डी जेनेरियो। जिस दिन भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो सारा कुछ आपको मिलेगा। इस पार्टिकुलर भाग में अगर आपके पास में अगर मैप हो तो वाल्देस पेनिनसुला आप देख सकते हैं, ठीक है। मैप आपको एक बार देखने की जरूरत है, अगर आप, मैंने बोला था कि एक आपको मैप रखना है जिसमें कि आप देख पाएंगे, इनसे भी क्वेश्चंस बन जाता है ना, तो इसलिए इसको जानकारी रखिए यहां पर। और आपके सामने नाम जो आया है वाल्देस पेनिनसुला, ये लिख कर रखिएगा। ये कहां पर है, तो अर्जेंटीना में, हाँ अर्जेंटीना में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। एक पवन यहां पर दे दी गई हुई है जोंडा, जोंडा से भी क्वेश्चन मैंने देखा है कि जोंडा पवन जो है अर्जेंटीना में एंडीज में गर्म हवाएं चलती हैं, तो जोंडा हॉट विंड्स ब्लोइंग डाउन द एंडीज इन अर्जेंटीना आपके सामने दिखा गया, ठीक है, हॉट विंड्स ब्लोइंग डाउन टू एंडीज इन अर्जेंटीना, ये भी ध्यान में रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है। देन आपके सामने फ्रेंच गुआना है जिसकी राजधानी हो जाती है कोरू, आपको सॉरी ये आपको सिटी है इसका एक कोरू। कोरू वो जगह है जहां पर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। फ्रेंच गुआना की राजधानी आपको बताया था केइन।
तो कौरू जो है ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, इसका हिंदी आप ऐसे लिख लेंगे, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। कौरू के बारे में पॉइंट ये है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। जैसे कि अगर यूएसए के आप उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के बारे में जाएंगे तो केप कैनवरल आपके सामने देखने को मिलेगा, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। अब जैसे आप अगर चाइना की ओर जाते हैं तो चाइना वाला का एक अलग सिस्टम आपके सामने में आ जाएगा। तो ये जैसे यूएसए वाला केप कैनवरल। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये जब भी आपके सामने में बनता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन होता है, जैसे आपके देश में भी श्रीहरिकोटा है, आपके देश में भी श्रीहरिकोटा है, तो क्वेश्चन एक बनता है कि हमेशा ये पूर्वी भाग में ही क्यों, पूर्वी भाग में ही क्यों, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। यहां पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पूर्वी भाग में ही क्यों, ये कोई बता सकता है आप में से? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पूर्वी भाग में ही क्यों? अभी सिर्फ समझ लेना है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये तो खैर अभी मैं लिखवा थोड़ी रहा, बहुत कम ही चीजें लिखवा रहा हूं, बाकी चीज सब आपके लिए डाउन लिख कर मैं लेकर आ रहा हूं। हाँ, जैसे कि रिशु ने लिखा है कलाम आइलैंड, वो ठीक है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप कर दिया गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, जानकारी है। व्हीलर द्वीप का ही नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक, तो अब्दुल कलाम द्वीप जो आपका चांदीपुर ओडिशा में है, ये कहां पर है? चांदीपुर ओडिशा में है। और ये आपको श्रीहरिकोटा कहां पर है? तो ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो अब ये कौन बताएगा कि पूर्वी भाग में ही क्यों? शुभम ने लिखा है कि सर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिससे कोई इंसिडेंट हो तो कोई नुकसान नहीं हो, अर्थ के रोटेशन के कारण। अच्छा, अच्छा ठीक है, देखिए अब ये वाला भाग जो है, ये जितने भी आप देखते हैं पूर्वी भाग में होते हैं, तो यहां पर क्या है? महासागर है। अब अगर सैटेलाइट यहां से लॉन्च किया जाएगा, यहां से लॉन्च किया गया, अगर गिर भी गया तो महासागर में ही गिरेगा। अगर इस पार्टिकुलर भाग से लॉन्च किया और यहां गिर गया तो ये तो बस्ती पर गिर जाएगा, सेटलमेंट पर गिर जाएगा। तो इसलिए कभी भी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में नहीं बनाए जाते हैं, पूर्वी भाग में बनाए जाते हैं। पूर्वी भाग में इसलिए बनाए जाते हैं कि यहां से प्रक्षेपित किया, यहां से क्या किया? तो प्रक्षेपित किया। अब ये यहीं पर गिर गया, तो गिर गया तो कहां पर गिरा? महासागर में गिर गया, ओशियन में गिर गया, सीज में गिर गया, बे में गिर गया। तो ये कभी भी मनुष्य का नुकसान नहीं होगा। मेन चीज क्या है कि मानव सभ्यता का नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर सबसे बड़ी चीज समझिएगा, यहां पर कोई रोटेशन और किसी भी प्रकार का कोई भी ये मत लीजिएगा। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, बना करके अपने कॉपी में रख लीजिएगा। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कोई भी देश का उठाइएगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, इवन अब बैंकानूर की अगर हम लोग बात करेंगे, रशिया वाला बैंकानूर, तो वो भी ये कैस्पियन सी के इस भाग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पूर्वी भाग में, क्यों? क्योंकि पूर्वी भाग में होता है आपको महासागर, और महासागर में कोई सैटेलाइट उड़ा और गिर भी गया तो नुकसान नहीं होगा। मेन चीज है कि नुकसान नहीं होगा। किसका नुकसान नहीं होगा? मनुष्यों का नुकसान नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार के जनमानस की क्षति नहीं होगी। मेन चीज ये है, जनमानस की क्षति नहीं। अब दो चार मछली मर जाए कोई बात नहीं, इंसान नहीं होने चाहिए, ठीक।
राहुल मौर्य लिखा है सर वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, क्यों नहीं छोड़ा जाता। अब राहुल की बात को देखते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। देखिए पृथ्वी मूव करती है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट की ओर, तो जब भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा वो भी आपको वेस्ट टू ईस्ट की ओर ही जाएगा, क्योंकि इसको एक एस्केप वेलोसिटी भी देखना पड़ेगा। तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के दिशा में ही मूव करेगा। इसको भी जब भी आपका कोई सैटेलाइट लॉन्च होगा तो ऐसे मूव करेगा इस प्रकार से, तो ये इलिप्टिकल पाथ बनाता हुआ आपके सामने में होगा। ठीक है, तो यहां से अगर आपने छोड़ा तो जाएगा इधर ही ना, ऐसे नहीं जा सकता कभी भी, जाएगा हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की ओर जाएगा, ये भी हमेशा ध्यान रखें। लेकिन ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है और यही मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। जनरली लोग इसके बारे में यही सोचते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ, वो ठीक है, बट जो मेन चीज है कि क्यों नहीं यहीं पर क्यों बनाया गया, हमने ये पूछा। ये तो पूछा नहीं कि वेस्ट टू ईस्ट की ओर जा रहा, तो अगर उड़ाने को तो यहां से भी उड़ा देंगे, वो भी वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, लेकिन यहां गिर गया तो ये तो किसी शहर पर ही गिर जाएगा, तो दिक्कत है। इसलिए कभी भी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में नहीं होते हैं, केवल और केवल पूर्वी भाग में होते हैं। अब समझ में आया विनोद, वैदेही जी, प्रीति, कृष्णा, फूल, सुस्मिता, कृष्णा, दीपशिखा जी, ये अब क्लियर हुआ बच्चे। और एक बार सभी इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा, एक तो रेगुलर क्लास शुरू हुई थी लेकिन 2-3 दिन बीच में गैप हो गया, वो मैंने बताया ही, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थी कि अब क्या कीजिएगा। फिर भी अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, अगर मैं किसी भी किन्हीं कारणों से अगर नहीं भी आ पाया तो हमारे से भी जो सीनियर सर है वो आपको कुछ न कुछ अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने में होंगे। कल ही मैंने बात किया था उनसे, अनुराग सर से, तो बोले ठीक है सर मैं ले लूंगा, तो आगे से मैं इसकी ध्यान रखूंगा। हाँ, अब समझ में आ गया वैदेही? वैदेही को अभी भी नहीं समझ में आया बच्चे? मैंने क्या बोला है कि देखो ये समुंदर यहां पर है ना, और ये समंदर है, तो ये महाद्वीप है। तो महाद्वीप की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, किसी भी महाद्वीप में पूर्वी भाग में ही, केवल पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग है, तो पूर्वी भाग में ही केवल उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाए जाते हैं, क्योंकि यहां से अगर लॉन्च करेंगे तो गिरेगा तो महासागर में गिरेगा, जनमानस की क्षति नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। यहां से लॉन्च करेंगे तो यहां गिर गया, शहर बर्बाद हो जाएगा। अब समझ में आया बच्चे? विशाल, संतोष, नमित, पीके, जौनपुर जी भी जुड़े हैं। ओके ओके, बहुत बहुत बधाई, आपका स्वागत है। अंकिता, अंकित, अब समझ में आ गया, चलो सही, अच्छी बात है। मतलब मेन चीज है आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अब जैसे मैं ये आपको फ्रेंच गुआना वाला, देखिए यहीं पर, ये आपके सामने में फ्रेंच गुआना है, इसकी राजधानी केन है, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कौन? कौरू। अब एक और पॉइंट देखिए, एक और क्वेश्चन, भारत जब तक खुद से सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन नहीं बनाया था, या हमारे पास हाईली मैकेनाइज्ड सेंटर नहीं था, सो वी आर डूइंग लॉन्चिंग ऑफ आवर सैटेलाइट फ्रॉम कौरू। भारत जो है कौरू से ही अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता था पहले, ध्यान रखिएगा, पहले। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार पहले अपने उपग्रहों को विदेशों से ही तो प्रक्षेपित करती थी, और वो कहां से? तो कौरू से करती थी। हम लोग यूएस वाले या फिर हम लोग रसिया वाले बैंकानूर से करते थे, और सबसे ज्यादा होता था कौरू से। और आज आपका देश है कि एक ही सैटेलाइट में 4-4 विदेशी उपग्रहों को लेकर जाता है और प्रक्षेपित करता है। समझ रहे हो? तो देश बदला है कि नहीं बदला, ये आपका वर्तमान देश से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने में आया है एक पॉइंट यहां पर, बोलीविया। बोलीविया से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो
तो बोलिविया की राजधानी लापाज जो है ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल सिटी है, ध्यान रखिएगा। बोलिविया की राजधानी लापाज जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर। अपने नोट्स बनाते जाइएगा, लास्ट में मैं रैपिड फायर की तरह एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मोस्ट प्रोबेबली परसों चलाऊंगा, परसों, ठीक है। और एकदम ऑब्जेक्टिव होगा, कोई उसका आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट रैपिड फायर होगा। क्वेश्चन आया जवाब देना है, क्वेश्चन आया जवाब देना, ताकि आप रिवाइज कर सके। वो थर्ड क्लास में होगा। इट नेम्स आफ्टर सिमोन बोलीवर, ये एक नाम है बोलिविया के बारे में। बाकी इसके फिजिकल डिविजन्स अलग से होंगे। कोलंबिया, कोलंबिया जो है 95% ऑफ एमराल्ड ऑफ वर्ल्ड फाउंड इन कोलंबिया, ये भी एक पॉइंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, कौन बता सकता है कि भारत में एमराल्ड द्वीप कौन सा है? हाँ, कोरू फ्रेंच गुआना में है। सुस्मिता जी बिल्कुल सही है, कोरू जो है फ्रेंच गुआना में है, बिल्कुल। एक एमराल्ड द्वीप बताया गया हुआ था आपको। भारत में एमराल्ड आइलैंड किसको कहते हैं बताइए? एमराल्ड द्वीप इन इंडिया बताइए तेजी से। और इसी का एक नाम और भी हम लोग देते हैं, मरकत द्वीप। कौन है ये द्वीप बताइए? एमराल्ड द्वीप और मरकत द्वीप। जितेंद्र, कृष्णा, और कृष्णा रघुवंशी जी भी जुड़े हैं, ओके। रिमी सहाय जी भी जुड़ी है, आपका भी स्वागत है। रिसु, बोस आइलैंड चला गया है। सुस्मिता, लक्षद्वीप को कहते हैं, हाँ न मालूम हमके। अच्छा वैसे ही एक काम करो बेटा, ऐसा है अंडमान निकोबार का नोट्स निकालो अपना, निकालो अभी निकालो। अंडमान निकोबार वाले में आपने एमराल्ड द्वीप और मरकत द्वीप लिखा होगा, जिसको किसको कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार को कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार को हम लोग एमराल्ड द्वीप और मरकत द्वीप कहते हैं। शिखा जी बिल्कुल सही जा रही हैं, ठीक है। कमलेश बिल्कुल सही जवाब। एमराल्ड द्वीप कहते हैं ना इसको। ठीक है, देख लीजिएगा, आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ होगा। चलिए आइए नेक्स्ट, तेईस से जरा सा, ये चिली के बारे में है। एक बार छोटा सा इंग्लिश में इसको रीड कर देता हूं। एरिका, ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चिली, इक्विक्यू और नाउ कॉल्ड द घोस्ट टाउन। देखिए यहां पर पॉइंट आपको दिया गया हुआ है, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो अरिका है, और इसमें एक जगह का नाम होता है इक्विक्यू, ठीक है। इक्विक्यू इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अरिका और इक्विक्यू जो है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चिली में आपके सामने ड्राइस्ट प्लेस में आते हैं। बेसिकली ये किस में आएंगे? अटाकामा डेजर्ट में आता है। ये सब किस में आ जाएगा? अटाकामा मरुस्थल में आता है। आगे चर्चा होगी इसके बारे में, अटाकामा मरुस्थल। देन एक पॉइंट आपके सामने और है, चिपकी कमाटा, फेमस फॉर कॉपर माइनिंग इन चिली। आया हुआ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। आप देखिएगा यूपीपीएससी, बीपीएससी सब में ये एग्जाम आया है, यूपीएससी वगैरह सब में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इवन एसएससी वगैरह में भी आया हुआ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सप्लॉइटेबल रिजर्व्स ऑफ कॉपर, यही है चिपकी कमाटा। एंड द पुंटा एरिनाज, एक्सक्लूडिंग रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, द वर्ल्ड सदर्न मोस्ट परमानेंटली इनहेबिटेड प्लेस। और एक पॉइंट यहां पर और है, मेडिटेरेनियन फ्रूट्स आर ग्रोन इन सेंट्रल चिली। अब देखिए जरा से, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा हिंदी, और फिर इसका एक पॉइंट दिखाता हूं। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि आपको ये टिएरा डेल फ्यूगो देखने को मिलेगा। इस भाग में आता है आपके सामने में टिएरा डेल फ्यूगो, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। एरिका यहां पर आ चुका है, एरिका, ऐसे भी अरिका भी लिखा आ सकता है, एरिका या अरिका जो भी एक ही चीज है। चिली के सबसे उत्तरी भाग में है और दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान है। और यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है इक्विक्यू, जिसे अब घोस्ट टाउन भी कहते हैं।
भूतों का शहर कहते। भूतों का शहर कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर भूत रहते हैं। भूतों का शहर कहने का मतलब है कि पहले वो क्षेत्र आबाद था, ब्रिटिश जब वहां पर थे, और उन्होंने उस टाउन को वैसे ही छोड़कर चले गए। जब नाइट्रेट की प्राप्ति के लिए आपको ब्रिटिशर्स ने वहां पर अपने सिटी प्लान किए थे, जब बाद में नाइट्रेट वगैरह समाप्त हो गया तो वो ऐसे ही सिटी को छोड़ करके, बसा बसाया सिटी को छोड़कर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है चुपकी का माटा। चुपकी का माटा चिली में तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तांबे का दुनिया का सबसे बड़ा दोहन भंडार क्षेत्र है। और फिर आया है आपके सामने में पुंटा एरिनाज। पुंटा एरिनाज की बात करें तो अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशनों को छोड़कर दुनिया का सबसे दक्षिणी अस्थायी रूप से बसा हुआ स्थान है पुंटा एरिनाज। ध्यान रखिए। और एक पॉइंट है, भूमध्य सागरीय फल जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? मध्य चिली में पाए जाएंगे। भूमध्य सागरीय फल जो हो जाते हैं कैसे? सिट्रस फ्रूट होते। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, सिट्रस फल की हम लोग अगर चर्चा करें तो ये सिट्रस फल जो है ये भूमध्य सागर में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उपजाए जाते हैं। और मध्य चिली जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कल समझाऊंगा इसको। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सैंटियागो ये सब बड़ी फेमस है रिसु। ठीक है, ठीक है, आपको एक पॉइंट दिखाता हूं, देखिए पुंटा एरिनाज के बारे में इसमें होगा। ये कैप हॉर्न ही सिर्फ दिया है, पुंटा एरिनाज अगर होता तो मैं आपको जरूर दिखा देता इसमें। कोई नहीं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं ना, ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं, देखिए ये आपके सामने में आया है केप हॉर्न। यहां पर ये वाला पोर्शन जो आ जाएगा आपको केप हॉर्न आ जाएगा, और यहीं पर आपको पुंटा एरिनाज देखने को मिलेगा। ठीक है, पुंटा एरिनाज, हाँ बिल्कुल इसी पार्टिकुलर भाग में आपके सामने में टीआर डेल फ्यूगो दिख रहा है ना, और ये बीच में आपको मैगलन स्टेट आ जाता है, तो इसी में आपको पुंटा एरिनाज देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, एक बार सभी लोग अपने मैप में जरूर देख लीजिएगा, जो भी सिटी है इन सब की चीजों की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है तभी हम लोग चर्चा यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द पेरू। नेक्स्ट वन आपके सामने में आया है कौन सा? तो ये आपके सामने में आया है पेरू। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेरू। पेरू जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एंकोवीज फिश। ध्यान रखिएगा, एंकोवीज मछली के लिए फेमस है। एंकोवीज मछली कहां पाई जाती है? तो पेरू। बोले तो ये प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में, प्रशांत महासागर के पूर्वी तटीय क्षेत्र। और ये क्षेत्र किसके पास में है? तो पेरू के पास में। ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फॉस्फेट्स भी इसको हम लोग कहते हैं यहां पर पेरू में ही। और एक पॉइंट आया है गुआनो। गुआनो जो है एक समुद्री पक्षी है। गुआनो जो है समुद्री पक्षी है। अब यहां पर आपको मैं एक देता हूं, पेलेजिक बर्ड है ये नेरेटिक बर्ड है, क्वेश्चन बना दिया देख लीजिए। और ये बेंथिक बर्ड है। बताइए इनमें से कौन है ये? फिर मैं आपको जवाब देता हूं। ठीक है, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। ये स्पेशल मछली है वैदेही जी। दीप शिखा कमेंट तो तुम्हारे आ ही रहे, तो कमेंट ऑफ कैसे है? अब ये बताओ जरा सा, कौन बताना चाहेगा? कमलेश, रिसु, अंकिता जी, जितेंद्र, कृष्णा, चिंकी चौहान जी भी जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। सुस्मिता, बताइए क्या आपको मैंने पेलेजिक, नेरेटिक और बेंथिक की चर्चा किया था? रिसु का कहना है पेलेजिक ए। ठीक, लाइफ ऑफ पाई में जो उड़ती मछली थी, नहीं रे। अच्छा, और कोई जवाब देना चाहेगा? देखो ऐसा थोड़ी ना,
फूल कुमारी जी, फूल कुमारी जी थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। आप लोगों को बताया गया था कि ये समुद्री भाग है। हाँ देखिए जरा सा, अब एक जो पक्षी जो होते हैं, या जैसे कि एक जो जीव जंतु होते हैं जो बिल्कुल समुद्र की तली पर पाए जाते हैं, तो ये समुद्र की तली वाले जो जीव हो जाएंगे, समुद्र की तली वाले जो जीव हो जाएंगे, ये होते हैं आपको बेंथस और बेंथिक, हम लोग इसको कह देते हैं। ठीक है, समुद्र की तली वाले। क्लियर पॉइंट। अब देखिए कि ये वाला पोर्शन जहां पर मैक्सिमम समुद्री जीव पाए जाते, जो कि होता है आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रीजन, ये पूरा का पूरा आपको नैरेटिक हो जाता है। और इसके आगे जो आपके सामने में हो जाता है, ये हो गया पैलेजिक। ठीक, ये आपके सामने नैरेटिक, ये नैरेटिक, समझ रहे हो? तो पैलेजिक और नैरेटिक। अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं। शीत बसंत जी, अभी आपकी जानकारी में हो सकता है कि नहीं होगा, तो ये बेंथिक नहीं होता बच्चे। बेंथिक जब भी होता है ना, तो बेंथिक इस समुद्र की तली वाले जीव होते हैं, और ये जो होते हैं नैरेटिक वाले, ये महाद्वीपीय मग्न तट पर पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट पर आपको देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो? कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीखना है ना, धीरे धीरे आपको सीखना है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, बताओ जरा सा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए ये होता क्या है कि ये जो पक्षी है, मैं आपको ग्वानो पक्षी अगर होगा तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। यहां पर ये ग्वानो पक्षी जो होते हैं, ये रहते हैं अपतटीय, अपतटीय, तट से दूर। ये है अपतटीय, तट से दूर। समझ में आ रहा है? और जब इनको बीट्स वगैरह करना होता है, तो ये पक्षी कहां आ जाते हैं? यहां पर आकर करते हैं, इन भागों में, यहां पर। तो यही है, हार्ड एंड ड्रॉपिंग्स ऑफ सी वर्ड्स इज वैल्यूएबल फर्टिलाइजर नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट की यहां पर इन्हीं पक्षियों से आपको बीट से एक फर्टिलाइजर आपको बनता था, और इसी फर्टिलाइजर को इक्विकू, एंटोफगस्ता, इन सब क्षेत्रों से ब्रिटिशर्स जो है जो यूरोप ले जाते थे। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है, लिथियम ट्रायंगल। तुम क्या करोगे? लिथियम ट्रायंगल। अब देखिए, इसे एक बार फिर से मन है कि नहीं हम आएंगे ही आएंगे, तो आ ही जाओ। तुम कुछ बोलना है आज भी कि नहीं कुछ बोलेगा? आज बोलेगा? आज क्या बोलना है? तो माइक दूंगा, माइक दूं? नहीं, इसे माइक नहीं चाहिए, इसे सिर्फ देखने आना होता है। तो नाम पढ़ लो, यहाँ पर सभी भैया बहनें सब यहीं पर है आपके। हाँ बताइए। हाँ कुछ बोलना है? दो माइक। डेली का क्या हो गया है कि जब तक ये एक बार आता नहीं, इसका ही मन नहीं लगता। क्योंकि अब यहीं से, अब मैंने एक अपना स्टूडियो बनाया हुआ है हमारे ही फ्लोर पे, तो अपने घर से निकल कर यहाँ चला आता है कि हम भी आएंगे लाइव। तो बोलो, आ ही गए हो तो लाइव कुछ तो बोलो, हेलो कर दो। हेलो, थोड़ा जोर से। हेलो, हेलो हेलो एवरीवन। चलो ठीक। तो ये बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी सही पहचाने हैं। अभिषेक प्रजापति जी भी जुड़े, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। चलो, ओनिश भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी आपके सामने में ये है आपको पॉइंट करंट से। अब ये थोड़ा सा मैंने एक करंट का पॉइंट यहां पर आपको जोड़ दिया है। कभी यहां से क्वेश्चंस बन जाए तो ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चंस बनता है कि लिथियम ट्रायंगल क्या है, लिथियम त्रिकोण क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आप मुझे 1 घंटा देते हैं तो यूं ही वेस्ट नहीं जाने देंगे। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स
ऑफ नॉलेज देकर यहां पर जाऊंगा। ठीक है, तो लिथियम ट्रायंगल की हम लोग अगर बात करते हैं, सो इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना। ये पूरा का पूरा आपके सामने में एक लिथियम ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। इन भागों से लिथियम को क्या किया जा रहा है, विदोहन किया जाता है। समझ रहे हो? तो अब पॉइंट यहां पर है कि लिथियम त्रिभुज जो है, आपको क्वेश्चन बन सकता है इनमें कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना। ठीक है, ये उच्च गुणवत्ता वाले जो साल्ट फ्लैट यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। साल्ट फ्लैट की हम लोग यहां पर लिखा भी होगा कहीं पर, ये रहा हाई क्वालिटी साल्ट फ्लैट्स आपके सामने में। अब देखिए बोलिविया में एक जगह है, बोलिविया का एक जगह आपके सामने में आता है सलार दे यूनी। ठीक है, जगह का नाम है सलार दी यूनी। चिली में सलार दी आटाकामा और अर्जेंटीना में सलार दी एरिजारो। तो ये आपको अगर हम लोग चर्चा करें तो पूरे वैश्विक स्तर पर लिथियम रिजर्व्स के 45% को कवर कर रहे हैं। 45% को कवर कर रहे हैं। हो गया, जाओ तुम अब। ठीक है, 45% को इतना ही में खुश हो जाता है। मेरा मानना है कि जिसमें जो खुश रहे सब अच्छा है। अब धीरे धीरे से सिखाना होगा, भाई आओ तुम भी कुछ मतलब होता है ना कि कुछ अपना बनाओ, वीडियो ही बनाओ। यह एग्जैक्टली अयान अमन सिन्हा नाम है और अभी 4th क्लास में गया है बेसिकली। हाँ, यहां खड़ा होके कमेंट पढ़ रहा था। हिंदी उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन इंग्लिश वाले कमेंट पढ़ लेता है। ठीक, अब देखिए तो ये ध्यान रखिएगा, लिथियम ट्रायंगल की हम लोग यहां पर चर्चा किए हैं। कुछ डिटेल्स यहां पर आपके सामने में लिथियम ट्रायंगल के मैंने निकाल करके रखे हैं, जो कि आपको एक बार देखना है। जैसे होता है ना, कई बार जो यूपीएससी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो यूपीएससी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यहां भी आता है, ये सब भी क्वेश्चन बनता है कि लिथियम आयन बैटरी जो होती है इसके द्वारा ये सब किसके द्वारा संचार, मतलब किसमें उपयोग होता है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्ट उपकरणों में इसका उपयोग होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यूज में बना लिए जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। अब देखिए, लिथियम को नमकीन कहे जाने वाले भूमिगत खारे जल भृतों में घोल दिया जाता है, कुओं द्वारा सतह पर पंप किया जाता है, फिर विशाल घुटने के गहरे तालाबों में वाष्पित होने दिया जाता है। ये सब इसके आपके संशोधित करने को दिया गया, कैसे कैसे ये खनन करके इसको बनाया जाता है। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, जरूर रीड करके रखना है। ठीक है, रीड करके रखने की यहां पर जरूरत है। नेक्स्ट आ रहे हैं आपके सामने में, अब 2 कंट्री और बच रहे हैं, वेनेजुएला और आपके सामने में पराग्वे। तो वेनेजुएला की यहां पर हम लोग चर्चा करें तो ब्लैक गोल्ड या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ये भी आपकी जानकारी में होगा। पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, स्मार्टफोन में भी लिथियम बैटरी होता है ना, फूल कुमारी जी। ठीक ठीक, ओके। तो दक्षिण अमेरिका में पहला रैंक आपको किसका आता है, वेनेजुएला का आता है। ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला में सर्वाधिक रिजर्व्स भी आपको पेट्रोलियम का देखने को मिलता है, और साउथ अमेरिका में मैक्सिमम पेट्रोलियम का प्रोडक्शन भी वेनेजुएला से होता है। ठीक है, प्रीति ने लिखा है सर एक दिन स्टूडियो में भाभी जी से ही मिलवा दीजिएगा। अब वही रही गया है, मैं तो कहता हूं किसी दिन क्लास ही लगवा देता हूं, बायो वगैरह आता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ। तो देखिए, आइए हम लोग अपने पॉइंट्स पे आते हैं। ओपेक देशों के सदस्य भी है। ओपेक का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? फुल फॉर्म बताइए जा 23 लिखकर। ओपेक का फुल फॉर्म 23 बता दीजिए। ठीक, वेनेजुएला, यूएसए या एग्जैक्टली मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड देखोगे राज तो वहां से काफी देखने को मिलता है। ठीक, ओके। और वैदेही ने लिखा है जल पर अच्छा,
चलिए, मैराकाइबो वेलेंसिया नदी की खाड़ी में है और उसके आसपास के क्षेत्रों में वेनेजुएला में वेलेंसिया झील जो होता है उसके पूरे रीजन में आपको पेट्रोलियम पाया जाता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, वेनेजुएला की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो वेनेजुएला में ये जो क्षेत्र जो आपके सामने में देखने को मिल रहा है, ये पूरा वेलेंसिया झील और जो मराकाइबो झील जो आपके रीजन है, इस पूरे रीजन में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है वेनेजुएला में, पूरा रीजन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला की वहां पे हम लोग ने चर्चा किया है। ठीक, मराकाइबो भी ध्यान रखना है और वेलेंसिया झील भी आपको ध्यान रखने की जरूरत। दोनों के आगे हम लोग झील भी देखेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा हो जाएगी। नेक्स्ट एक पॉइंट यहां पर बचा है पराग्वे। पराग्वे यहां पर आ रहा है। पराग्वे में एक पॉइंट है यरबा माटे। आप जब आईएएस का क्वेश्चन बनाइएगा एक दिन आपके सामने ये भी क्वेश्चन आएगा, यरबा माटे क्या है? तो ये एक पेय पदार्थ होता है। ठीक है, ये एक पेय पदार्थ, एक बेवरेज है, यरबा माटे। ठीक है, नोन एज मेट हम लोग इसको कहते हैं। व्हेन सर्व्ड कोल्ड द ड्रिंक इज कॉल्ड द टेनरी इन गुरारेनी। ठीक है, ये सब नाम है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वेरी नाइस, बहुत शानदार। कमलेश, प्रीति, कृष्णा, वैदेही, जितेंद्र, देखिए सही बच्चों के जवाब से ही सुस्मिता, मतलब जो पता है वो पता है। हेडक्वार्टर तक लिखा है रिशु ने, बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। तो आप लोगों ने यहां पर तो एक स्माइली ले ही लिया है। ये आप सब लोगों के लिए एक स्माइली है। हाँ, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा। तो ये यरबा माटे क्या है, ध्यान रखिएगा। यह परंपरागत रूप से दक्षिण अमेरिका के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में खाया जाता है, मुख्य रूप से पराग्वे में। तो एक पेय पदार्थ है यरबा माटे, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पेट्रोल की झील होगी। पेट्रोल के झील क्या, कुआं होता है फूल कुमारी जी, बेसिकली अगर देखा जाए ना। ठीक है, इस तरह से ओपन में पेट्रोल थोड़ी ना ऐसे मिल रहा है कि जाके उसमें से 2 बाल्टी पेट्रोल निकाल के ले आएंगे। मतलब उस झील के रीजन में मिलते, क्षेत्र होता है। मान लीजिए कि झील का क्षेत्र है ना, तो इस पूरे क्षेत्र में आपको पेट्रोलियम देखने को मिल रहा है। अब ऐसा पेट्रोलियम थोड़ी ना है कि यहां पर पेट्रोल है, ये देखो जैसा कि हम लोग बना देंगे ये पेट्रोल, ऐसे नहीं है। पेट्रोल इनके कुओं में है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। वेरी नाइस। योगेश ने एक पॉइंट बहुत बढ़िया लिखा है यहाँ पर कि जनरली क्या वेनेजुएला में प्रतिबंध थे यूएसए के द्वारा, लेकिन अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो परेशानी हुई है तो कुछ प्रतिबंध में आपको कमी की गई हुई है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं राज, प्रीति, यरबा माटे। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहां पर आ रहे हैं आपके सामने में वाटरफॉल आ चुका है। वाटरफॉल ये आप देख रहे हैं, ये वाटरफॉल आपको कैरोनी नदी और निको नदी की सहायक होती है और उसी पर ये वाटरफॉल है 979 मीटर का। 979 मीटर का ये वाटरफॉल आपके सामने में है। कम गहराई थोड़ी, लगभग 1000 मीटर हो गया, बहुत ऊंचाई हो गई। ठीक है, हाँ सुस्मिता बिल्कुल सही गए हैं। तो ये एंजल वाटरफॉल आपके सामने में आ रहा है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है ये, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है ये। लोकेटेड ऑन कैरोनी रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरोनिको रिवर। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा निर्बाध जलप्रपात हम लोग इसको कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है 979 मीटर। ओरोनिको नदी की सहायक नदी कैरोनी पर, कैरोनी नहीं इसको हम लोग कैरोनी कहते हैं। वो गूगल से टाइप करने में थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है, इसको हम लोग कैरोनी नदी कहते हैं। हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, इंग्लिश में यही आपके सामने में जहां था आपने लिखा कैरोनी नदी, यही रहेगा। ठीक है, ये नहीं, अरे इसमें नौकागम में थोड़ी ना है अंकिता जी, ये वाटरफॉल है, झील नहीं है, झील वाटरफॉल है, वाटरफॉल। ठीक है, ये वाटरफॉल है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक आपके सामने में, अब देखिए एक तरफ से ब्राजील है, दूसरी तरफ से अर्जेंटीना यहां पर आपके सामने में आता है। इग्वाजू वाटरफॉल, अगर हम लोग आयतन के अनुसार बात करें तो सबसे बड़ा आपके सामने में आ जाएगा। आयतन के अनुसार
सबसे बड़ा जलप्रपात, आयतन के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, क्लियर पॉइंट। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम है ये, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम यहां पर दिया गया हुआ है। हाँ, वो तो टिटिका का झील है ना जिसमें नौका गम में होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इग्वाजू वाटरफॉल से भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। ठीक है, कई बार यहां से भी क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे हैं यहां पर, ये दोनों वाटरफॉल इंपॉर्टेंट, दो ही वाटरफॉल मैंने आपके लिए यहां पर रखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, दो ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद करके रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे हैं यहां पर, डेजर्ट की चर्चा करने वाले हैं, डेजर्ट, मरुस्थल की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। मरुस्थल में जो साउथ अमेरिका से जो मरुस्थल पूछे जाते हैं, मोस्टली आपको अटाकामा डेजर्ट पूछा जाता है, और साथ ही साथ पैटागोनिया का मरुस्थल पूछा जाता है। पैटागोनिया, अब पैटागोनिया का पठार भी होता है, पैटागोनियन प्लेटू भी होता है, और चूंकि वो चट्टानी है, शुष्क है, हाँ, ये जो वाला भाग जो होता है ये चट्टानी होता है और शुष्क होता है, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। और यहां पर रेतीला मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। अब ये शीतोष्ण मरुस्थल हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र जो हो जाता है ये आपको शीतोष्ण मरुस्थल के रूप में देखने को मिलेगा, और ये वाला जो हो जाएगा ये उष्ण मरुस्थल हो जाएगा, उष्ण मरुस्थल हो जाएगा। दो नाम यहां पर और भी है, मोंटे जो कि आपको अर्जेंटीना वाला, और एक पेरू वाला में सेचुआर आपके सामने में नाम आता है। ठीक, क्लियर पॉइंट। आइए एक पॉइंट देखते हैं जरा सा, यहां पर आपके सामने में आया है पैटागोनिया का मरुस्थल। पैटागोनिया के मरुस्थल की बात करें तो एरिया वाइज साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, अर्जेंटीना में स्थित क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा, क्योंकि अटाकामा डेजर्ट जो है वो यहां पर है, नॉर्थ चिली में आपको अटाकामा डेजर्ट होता है। ठीक है, यही भाग आपका अटाकामा का होता है, फिर ये आपका मिडिल चिली हो जाता है, और फिर ये आपका साउथ चिली हो जाता है। चिली के तीन पार्ट हो जाते हैं, ये वाला आपके सामने में मिडिल हो जाएगा, और ये वाला आपके सामने में साउथ हो जाएगा। तो ये जो नॉर्थ चिली है ना, इसी नॉर्थ चिली में आपके सामने में यहां पर अटाकामा आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पैटागोनिया डेजर्ट जो होता है बेसिकली ये पठारी भाग है। मैंने जैसा कि आपको बताया क्या कि ये पठारी भाग है, और ये पूरा भाग जो है ये एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में होता है। ये वाला आपके सामने में पर्वत जो मैंने दिखाया ये है एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र होता है ये क्या है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र। आपकी जानकारी में बता दूं कि अब यहां से इस क्षेत्र में सालों भर जो होती है पछुआ पवन प्रवाहित हो रही होती, सालों भर पछुआ पवन इस प्रकार से आपको प्रवाहित होते हुए देखने को मिलती, सालों भर पछुआ पवन, वर्ष भर पछुआ पवन जो है ये आपको प्रवाहित होते रहती है इस भाग में। और चूंकि एंडीज पर्वत के ये पूर्वी भाग का क्षेत्र है तो यहां पर वर्षा नहीं हो पाती। क्लियर पॉइंट। हिस्ट्री में कामागाटा मारू प्रकरण जो है वो कनाडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये ध्यान में रखिएगा, पैटागोनिया डेजर्ट है बेसिकली, यहां से आपके सामने क्वेश्चंस बनते हैं। एक नेक्स्ट, अच्छा ये मैं आपको एक अटाकामा वाला अगर दिखा दूं तो अटाकामा तो आएंगे, पहले पैटागोनिया का आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए जैसे कि अब देखिए एक चीज मैं आपको और स्पेशलिटी दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं यही है आपको पठार,
अब ये वाला भाग जो है ये पैटागोनिया है। पैटागोनिया डेजर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्या है तो पैटागोनिया डेजर्ट है, और ये वाला भाग जो है ये एंडीज है। ठीक है, अब इस पार्टिकुलर भाग में ये आपके सामने प्रशांत महासागर है, ये पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन है, तो जो आपको ये जो जलवायु जो हो जाती है, ये आपको अगर हम लोग चिली की बात अगर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, चिली, इस भाग में चिली है, इधर की ओर अर्जेंटीना है, इस तरफ में अर्जेंटीना है, इधर की तरफ क्या है तो चिली है। चिली में भी साउथ चिली है। तो साउथ चिली के क्षेत्र में इधर से हवा आएगी, ये पछुआ पवन आप दिखा रहे हैं कि वेस्टर्लीज विंड्स है, और वेस्टर्लीज विंड्स जब इस भाग में आती है ये गर्म एवं आर्द्र होती है। ये कैसी हो जाएगी तो हॉट एंड मॉइस्ट, ये गर्म एवं आर्द्र होती, इस भाग में आएगी, टकराएगी, टकराकर ऊपर उठेगी, और इस भाग में क्या बनेंगे तो बादल बनेंगे। और फिर यहां पर चूंकि ये निचला भाग हो गया, इस भाग में कैसी जलवायु मिलती है, पश्चिमी यूरोपीय, वेस्टर्न यूरोपियन और ब्रिटिश तुल्य जलवायु देखने को मिलती है आपको। यही भाग है आपको ब्रिटिश तुल्य जलवायु का। तो ये आपका दक्षिणी चिली है, ये रीजन कौन सा, दक्षिणी चिली आपको दिखाया गया हुआ है। दूसरी तरफ में यही वायु जब उतरकर नीचे की ओर उतरती है, तो नीचे उतरती वायु गर्म हो जाती है, और गर्म वायु से यह पूरा क्षेत्र जो है आपको ये कैसा हो जाएगा, ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। ये आपके सामने में आ गया वृष्टि छाया क्षेत्र, रैन शैडो जोन, रैन शैडो जोन हम लोग इसको कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिए। पैटागोनिया का डेजर्ट की हम लोग अगर बात करते हैं, तो एक तरफ में पर्वत है, दूसरे तरफ में महासागर है। चीजों को समझिएगा, एक तरफ में पर्वत है, दूसरी तरफ में महासागर है। हाँ ठीक है, तो पैटागोनिया डेजर्ट से इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि किसका वृष्टि छाया क्षेत्र है। एक तरफ में सोचिए पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, जिसको डीएफसी वगैरह हम लोग यहां पर दिखाते हैं, डीएफए, और दूसरी तरफ में पूरा का पूरा शुष्क क्षेत्र हो जाता है। तो ये एरिड रीजन है। और ये कैसा है, पैटागोनिया का डेजर्ट जो है ये पैटागोनिया का पठार है। चर्चा आगे इस पर हम लोग करेंगे, पैटागोनिया पठार पे। ठीक है, क्लियर पॉइंट। एक लास्ट देख लीजिए जरा सा 23 से, आटाकामा डेजर्ट, डेजर्ट फिनिश रहेगा आपका। आटाकामा डेजर्ट जो है ये नॉर्थ चिली में है, मोस्ट ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ड्राइस्ट नॉन पोलर प्लेस ऑन द अर्थ है, ड्राइस्ट नॉन पोलर प्लेस ऑन अर्थ यहां पर दिखाया गया। द एवरेज रेनफॉल इज अबाउट 15 मिलीमीटर पर ईयर, ऑल्दो सम लोकेशंस सच एज अरिका, इक्विक्यू और एंटोफगस्टा, मैंने तीनों की चर्चा किया था अभी थोड़ी देर पहले कि अरिका, इक्विक्यू और एंटोफगस्टा, ये तीन ऐसे रीजन हैं जहां पर 10 mm से कम वर्षा होती है 1 ईयर में। ध्यान रखिए, इतना ज्यादा ड्राइस्ट प्लेस है ये। अरे टाइमिंग तो अपने 9 बजे ही रहेगी लूसीफर, तुम कहां रह गए थे। तो ये है, आप देखिए ज्योग्राफिकली the aridity of the Atacama is explained by it being situated between two mountain chains, that is Andes and the Chilean coast range, of sufficient height to prevent moisture advection from either the Pacific or the Atlantic Ocean or a two-sided rain shadow. ये एक important point है, ध्यान रखिएगा। क्यों अटाकामा का मरुस्थल सर्वाधिक शुष्कतम है, ये आपके सामने पॉइंट दिया गया हुआ है। मैंने इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया है, ये भी आपको याद करके रखना है। तो अटाकामा रेगिस्तान जो है कहां पर है, उत्तरी चिली में है, ये आपका एक पॉइंट होता है। दूसरा, दुनिया का सबसे सूखा और बोले तो शुष्क रेगिस्तान है, सूखा को हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, शुष्कतम रेगिस्तान है। ठीक है,
पृथ्वी पर सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय स्थान, ध्रुव तो शुष्क होते ही है, गैर ध्रुवीय स्थान यही हो जाता है। औसत वर्षा प्रति वर्ष लगभग 15 मिलीमीटर है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए भौगोलिक रूप से अटाकामा की शुष्कता को दो पर्वत श्रृंखलाओं, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, दो पर्वत श्रृंखलाओं एंडीज और चिली का कोस्ट रेंज पर भी पर्वत देखने को मिलता है। ठीक है, तो एंडीज और चिली कोस्ट रेंज के बीच स्थित होने के कारण समझाया गया हुआ है, जो कि प्रशांत या अटलांटिक महासागर दोनों तरफ की वर्षा छाया से नमी संवहन को रोकने के लिए पर्याप्त ऊंचाई पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये गूगल से मैंने हिंदी किया है इसका। तो यहां पर मैंने जैसे बताया कि अटलांटिक ओशियन से भी कोई नमी आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए अटलांटिक ओशियन से भी, जैसे कि यह जो प्लेस है इस भाग में भी पर्वत है, इधर की ओर भी पर्वत आपके सामने में है। ठीक है, तो इधर से भी कोई वायु आएगी तो ये वृष्टि छाया हो जाएगा, इधर से भी कोई वायु आएगी तो ये वृष्टि छाया हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा भाग जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। एक चिली कोस्टल रीजन से और एक एंडीज की तरफ से, दोनों ध्यान रखिए। हाँ, हिंदी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसलिए मैंने आपको अपने तरफ से समझा दिया है, ये इसको मैं सही करके कल पोस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक चिली तटीय जो पर्वत होते हैं, दूसरा एंडीज हो जाता है। तो एंडीज वाला क्या कर रहा है, आपको अटलांटिक महासागर की तरफ से आने वाली नमी को भी रोक लेगा, और पेरू वाला, ये चिली वाले जो कोस्टल रेंज वाले होते हैं, ये आपको प्रशांत महासागर की तरफ से आने वाली नमी को भी क्या करेगा, रोक लेगा। और बीच में कौन हो गया, तो अटाकामा हो गया। एक तो पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट आपकी जानकारी में होना चाहिए कि अगर हम लोग देखें तो ये जो रीजन है यहां पर, ये आपका जो चिली वाला रीजन जो आपके सामने में आता है, ये नॉर्थ चिली जो आप दिखा रहे हैं यहां पर, तो नॉर्थ चिली के पास में एक ठंडी जलधारा होती है, और ये ठंडी जलधारा कौन सी है, तो हमबोल्ट जलधारा जो यहां पर आप दिखाते हैं, जिसको हम लोग पेरू जलधारा भी कहते हैं, इसी भाग में पेरू चिली के तट पर ये प्रवाहित होती देखने को मिलती है यहां से। तो ये हमबोल्ट जलधारा से सागरीय सतह पर हमेशा हाई प्रेशर बना होता है। और ये आपको ये जानकारी मैंने बताया था कि ट्रेडविंड्स जो मूव करती है इस भाग में, तो ट्रेडविंड्स के कारण ये क्या होता है कि इस भाग का गर्म जल जो है आगे की ओर बहाकर ले जाया जाता है ट्रेडविंड्स के द्वारा। तो नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाएगा और यहां पर प्रेशर कैसा बन गया, हाई प्रेशर बन जाता है। दैट्स द पॉइंट। ठीक, हाँ, दो तरफ से रेन शैडो जोन होता है। आटाकामा, मरुस्थल, मकर रेखा का रीजन। ठीक है शिखा जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। हमबोल्ट या फिर इसको हम लोग पेरू जलधारा भी कहते हैं, पेरू करंट भी हम लोग कहते हैं। तो ये आपको मैंने एक बार बताया था कि कैसे महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में रेगिस्तान पाए जाते हैं। ये आपको बताया था एक बार, किसी दिन मैं आपको यूट्यूब पर भी बता दूंगा कि महाद्वीप के पश्चिमी भाग में क्या होते हैं, तो रेगिस्तान पाए जाते हैं। कहां पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण, व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण ये जल तो आगे बढ़कर एकमन ट्रांसपोर्ट से आगे बढ़ जाता है, नीचे से ठंडा जल जो है वो सरफेस पे आ रहा होता है। आपको बताया गया था, इसको हम लोगों ने अपवेलिंग बताया था, उत्स्त्रवन। तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे किसी दिन, आपको इसके भी कंसेप्ट, कोई भी मैं कहना चाहूंगा कि किसी को अगर कोई भी कंसेप्ट करना हो तो मुझे आप कमेंट में ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो वो भी मैं टॉपिक आपको कवर करवा दूंगा। ओके, ये सब डेजर्ट है जो आप देख के रखिएगा, जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो सब के सब आपको महाद्वीपों के पूर्वी भागों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपको और महासागरों के पूर्वी भागों में आपको देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण की चर्चा मत कीजिएगा, जब भी चर्चा होगी केवल और केवल ट्रॉपिकल की हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये सब चर्चाएं आगे चलते रहेंगी। आज का टाइम हो चुका है तो आज इतना ही हम लोग रखेंगे।
और उष्णकटिबंध का मतलब कृष्णा जी होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ठीक है। हाँ ठीक है, तो महाद्वीपों के पश्चिम में और महासागरों के पूर्वी भागों में। इतना ही आज रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल हम लोग इसको फिनिश करेंगे। कल का टॉपिक ज्यादा शानदार होने वाला है, तो कल आप लोगों से मुलाकात होती है। थंबनेल को मैं सही करवा दूंगा, फिर आप लोगों से कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और कोई भी टॉपिक अगर सोचना समझना जानना हो तो मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।